ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमदी बेगम है। मैं मदरसा गवर्नमेंट उर्दू HPS सुनगुंटा तालुका चितापुर ज़िला कलबुर्गी की मददगार मौलिमा हूँ। तलबा में आप सभी का ई सामवेदा क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं यहाँ पर जमात शशुम से इल्म रियाजी का सबक नंबर 6 सही आदत के पहले पीरियड की मश्क करवाऊँगी। इससे पहले तलबा मैं यहाँ पर आपको एक पैगाम देना चाहूँगी। तलबा, इल्म का हासिल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इल्म एक ऐसा हथियार है जो हमें सही और गलत को समझने की सलाहियत अता करता है। जैसे कि हदीस में भी आता है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और एक मशहूर कौल भी है, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो दुनियावी और दीनी लिहाज से ये बात साफ ज़ाहिर होती है तलबा कि इल्म हमें हर हाल में हासिल करना है। तो उम्मीद करती हूँ तलबा आप आज से खूब दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे और ख़ुद को इस तरह से काबिल इंसान बना लेंगे। चलिए तलबा, हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। नोटबुक और पेन रेडी रखिएगा। सबक सही आदत से मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ छोटी सी, गौर से तलबा सुनिएगा। चंद सवालात भी करूँगी, इस दौरान जवाबात भी देते जाइएगा। बुशरा की माँ के पास 8 केले हैं। बुशरा को अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाना है। बुशरा और बुशरा की सहेलियाँ मिलाकर जुमला 10 हैं। तो बुशरा अपनी माँ से आकर 10 केलों की मांग करती है। तलबा, क्या बुशरा की माँ बुशरा को 10 केले दे सकती हैं? जी हाँ, नहीं, क्योंकि बुशरा की माँ के पास तो सिर्फ 8 केले ही हैं। तो इसलिए बुशरा की माँ पड़ोस से जाकर 2 केले उधार लेकर आती हैं। पहले बुशरा की माँ के पास कितने केले थे? 8 केले थे। 2 केले पड़ोस से उधार लेकर आ गई। 8 + 2 10 केले हो गए। उन 10 केलों को लेकर बुशरा पिकनिक पर रवाना हो जाती हैं। तो तलबा बतलाइए, बुशरा की माँ के पास कितने केले रह गए? क्या कुछ केले बच गए हैं? जी हाँ, बुशरा की माँ के पास कोई केला नहीं बचा। तो कुछ नहीं को हम किसी एक अदद से ज़ाहिर करते हैं। वो कौन सा अदद है, क्या आपको पता है? वेरी गुड, सिफर। तलबा, सिफर एक ऐसा अदद है जो कुछ नहीं या खाली को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तलबा, सिफर का क्या मतलब है? सिफर का मतलब कुछ नहीं या खाली के होते हैं। क्या आपको पता है सिफर से बड़े अदद कौन से होते हैं? जी हाँ, वेरी गुड। सिफर से बड़े अदद जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लामहदूद। ये अदद जो होते हैं सिफर से बड़े होते हैं। सिफर से बड़े अदद 1, 2, 3, 4, 5 लामहदूद, ये अदद जो होते हैं सिफर से बड़े होते हैं। तलबा, क्या आपको पता है सिफर से पहले और छोटे अदद कौन से हैं? चलिए सोच कर बतलाइएगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको वीडियो सरगर्मी की मदद से बतलाऊँगी कि वो आदात कौन से हैं जो सिफर से पहले आते हैं और सिफर से छोटे होते हैं। सिफर से पहले आने वाले आदात और सिफर से छोटे आदात कौन से हैं बच्चों, मैं आपको एक खेल की मदद से समझाऊंगी। रुचिका और सलमा 2 सहेलियां हैं। ये दोनों अददी पट्टी नीला और गुलाबी रंग का पासे का इस्तेमाल करते हुए सब्ज और सुर्ख रंग का टोकन इस्तेमाल करते हुए एक खेल खेल रही हैं जो सांप सीढ़ी जैसा खेल है। रुचिका और सलमा के पास गिनती लिखी हुई एक पट्टी है जिस पर बराबर फासले से सिफर से लेकर 15 तक गिनती लिखी हुई है। खेल की शुरुआत करते हुए दोनों ने अपने टोकन को सिफर पर रख दिया। इन टोकन में से सब्ज रंग का टोकन रुचिका का है और सुर्ख रंग का टोकन सलमा का है। एक थैले में 2 रंग के पासे रखे हुए हैं। जैसे कि तलबा आप देख रहे हो, नीला और गुलाबी रंग का पासा थैले में रखा हुआ है। दोनों एक एक करके पासा थैले से निकालेंगी। अगर गुलाबी रंग का पासा निकला तो पासा फेंकने पर जो गिनती आती है टोकन को अददी पट्टी पर उतने ही खाने आगे ले जाया जाएगा। अगर नीले रंग का पासा निकला तो टोकन को अददी पट्टी पर उतने ही खाने पीछे ले जाया जाएगा। हर चाल के बाद पासे को बैग में वापस रख दिया जाएगा।
दोनों में से 15 की अदद पर पहले जो पहुंचेगा वही जीतेगा। पहले रुचिका अपनी बारी चलती है। थैले से रुचिका पासा निकालती है। गुलाबी रंग का पासा आता है, फेंकती है तो 4 आता है। सब्ज रंग के टोकन को 0 से 4 खाने आगे चलाकर 4 पर पहुंचती है और 4 पर रख देती है। सलमा अपनी पहली बारी चलती है। थैले से पासा निकालती है तो सलमा को भी गुलाबी पासा निकलता है। पासे को फेंकने पर 3 आता है। सुर्ख रंग का टोकन सलमा का है। सुर्ख रंग के टोकन को 0 से 3 खाने आगे चलाकर 3 पर रख देती है। दूसरी बारी में रुचिका थैले से पासा निकालती है तो फिर से गुलाबी पासा आता है और फेंकने पर 3 आता है। रुचिका का टोकन 4 पर है। 4 से 3 खाने आगे टोकन को चलाकर 7 पर पहुंचती है और 7 पर रख देती है। दूसरी बारी चलती है। नीला पासा निकलता है और फेंकने पर 4 आता है। नीला पासा आने पर पीछे जाना होता है, इसलिए टोकन को 3 से पीछे ले जाती है। 3 खाने पर 0 आता है। 0 पर टोकन को रख देती है। रुचिका को एतराज़ होता है। उसका कहना है कि सलमा का टोकन 0 से और 1 खाना पीछे जाना चाहिए। सलमा मान जाती है। सलमा कहती है 0 से पहले तो कोई आदाद ही नहीं है। रुचिका कहती है सही बात है, 0 से पहले तो कोई अदद है ही नहीं, अब वो क्या करें। दोनों सोचती हैं क्यों ना हम 0 से पहले अददी पट्टी जोड़ लें। इस तरह 0 से पहले एक और अददी पट्टी जोड़ देती हैं, लेकिन दोनों को 0 के बाद और पहले वाले आदाद में फ़र्क नहीं मिलता। 0 के बाद भी 1, 2, 3 है और 0 से पहले भी 1, 2, 3 है। रुचिका कहती है 0 से पहले वाले आदाद के खानों को नीला रंग लगा लें, लेकिन नीला रंग नहीं मिलता, तो दोनों 0 से पहले वाले हर एक अदद के साथ मनफी अलामत लगा लेती हैं। तलबा सलमा का टोकन पहले 3 पर था, इसलिए टोकन को 3 पर वापस रख देती हैं। सलमा को नीला पासा निकला था और फेंकने पर 4 आया था, इसलिए टोकन को 3 से 4 खाने पीछे ले जाती हैं। मनफी 1 पर पहुंचती हैं और मनफी 1 पर रख देती हैं। दोनों अपने खेल से मुतमईन होते हैं। इस तरह से तलबा आपने देखा कि 0 से पहले आने वाले आदाद -1, -2, -3 लामहदूद जो 0 से भी छोटे होते हैं और इन्हें मनफी आदाद कहते हैं। तो तलबा आपने देखा वीडियो सरगर्मी के ज़रिए 0 से छोटे आदाद भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? -1, -2, -3, -4 लामहदूद। ये आदाद जो हैं 0 से छोटे आदाद हैं, जिन्हें हम मनफी आदाद कहते हैं। इस तरह से वीडियो में रुचिका और सलमा ने 0 से छोटे पहले आने वाले आदाद की दरियाफ्त की। तो तलबा जब हम तबई आदाद यानी 0 से बड़े आदाद या गिनती के आदाद 1, 2, 3, 4 लामहदूद, 0 और मनफी आदाद -1, -2, -3, -4 लामहदूद, इन आदाद को हम जोड़ते हैं तो हमें एक नया सेट हासिल होता है। इस तरह से 0, 1, 2, 3 लामहदूद, -1, -2, -3 लामहदूद। इस सेट को ही हम कहते हैं सही आदाद, जो कि हमारा आज का उन्वान भी है, जिसे अंग्रेज़ी में हम इंटीजर्स कहते हैं। तो तलबा सही आदाद हम किसे कहेंगे? 0, 1, 2, 3 लामहदूद, -1, -2, -3 लामहदूद, इन आदाद को हम सही आदाद कहते हैं। सही आदाद से 1, 2, 3, 4 लामहदूद को हम मुस्बत सही आदाद कहते हैं। 1, 2, 3, 4 लामहदूद को क्या कहेंगे? मुस्बत सही आदाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं आदाद के साथ कोई अलामत नहीं है। अगर आदाद के साथ कोई अलामत ना हो तो वहाँ पर मुस्बत अलामत होती है। -1, -2, -3, -4 लामहदूद, इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, या 1, 2, 3, 4 लामहदूद कह के भी पढ़ा जा सकता है। तो ये आदाद क्या कहलाते हैं? मुस्बत सही आदाद कहलाते हैं। -1, -2, -3, -4 लामहदूद, इन आदाद को हम मनफी सही आदाद कहते हैं। -1, -2, -3, -4 लामहदूद, इन आदाद को हम कहते हैं मनफी सही आदाद। 0 ना मुस्बत होता है और ना ही मनफी होता है, 0 अलामत से खाली होता है। तो तलबा उम्मीद करती हूँ कि आपको सही आदाद किसे कहते हैं और कौन से आदाद को सही आदाद कहा जाता है समझ में आ चुका होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे सही आदाद की शनाख्त पर एक सरगर्मी करेंगे। दर्जे झेल से सही आदाद को
अलग कीजिए। यहाँ पर चंद आदात दिए गए हैं जिनसे हमें सही आदत को अलग करने के लिए हम सबसे पहले सही आदत का सेट लेंगे। सही आदात हैं, सही आदात नहीं हैं के लिए जदवल बना लेंगे। सवाल से पहला अदद जो है 6 है। 6 क्या सही अदद के सेट में मौजूद है? देखेंगे सही अदद के सेट में देखेंगे 0 1 2 3 लामहदूद, यानी कि हम वहाँ पर डॉट्स दिए हैं। इन डॉट्स का मतलब होता है गिनती आगे जारी है। तो 3 के बाद होता है 4 5 6, यानी कि 6 जो है सही अदद के सेट में मौजूद है। तो 6 को हम लिखेंगे सही अदद है के जदवल में। नेक्स्ट अगला अदद कौन सा है तलबा? सवाल से -4 है। -4 जो है सही अदद के सेट में मौजूद है या नहीं देखेंगे। 0 -1 -2 -3 डॉट्स का मतलब क्या होता है? गिनती जारी है, जितनी भी गिनती करते जाएंगे गिनती का कोई एंड पॉइंट नहीं आता, इसलिए हम उसको लामहदूद कहते हैं और डॉट से ज़ाहिर करते हैं। तो जब हम -1 -2 -3 आगे गिनेंगे -4 और -5 आएगा, यानी कि -4 जो है एक सही अदद ही है, इसीलिए हम इसको सही अदद है के जदवल में दर्ज करेंगे। अगला अदद सवाल से हमारा है 3.5। 3.5 जो है सही अदद है? नहीं है, क्योंकि 3.5 जो है एक अशरी अदद है। 3.5 को हम अशरी अदद कहते हैं, इसीलिए 3.5 सही अदद नहीं है। तो 3.5 को हम सही अदद नहीं है के जदवल में दर्ज करेंगे। सवाल से अगला अदद कौन सा है? 3/2। 3/2 जो है एक कसर है, तो ये सही अदद नहीं है, इसलिए 3/2 को हम सही अदद नहीं के जदवल में दर्ज कर लेंगे इस तरह से। अगला अदद हमारा सवाल से कौन सा है? -108। तो -108 क्या है? सही अदद है। कैसे? जब सही अदद के सेट से हम -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से लामहदूद गिनती करते जाएंगे तो हमें आगे जाकर -108 हासिल होगा सही अदद के सेट से। इसका मतलब ये होगा कि -108 जो है सही अदद है, इसलिए हम -108 को सही अदद के जदवल में दर्ज कर लेंगे। अगला अदद है 416। 416 क्या है? एक मुस्बत सही अदद है। जब हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनती को गिनते जाएंगे तो आगे जाके हमें 416 हासिल होगा सही अदद के सेट में। तो इस तरह से 416 भी सही अदद है, तो इसको सही अदद है के जदवल में दर्ज कर लेंगे। अगला अदद हमारा सवाल से है 9.6। 9.6 जो है अभी मैंने बताया था आपको, ये एक अशरी अदद है, यानी कि ये सही अदद नहीं है। तो 9.6 को तलबा हम सही अदद नहीं है के जदवल में दर्ज कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ तलबा कि आपको समझ में आ गया होगा सही आदात किसे कहते हैं और वो कौन से होते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जानशीन व पेशरो। सही आदात के जानशीन व पेशरो किसे कहते हैं और कैसा मालूम किया जाता है मैं आपको समझाऊंगी। जानशीन किसे कहेंगे? अददी पट्टी पर दाहिनी तरफ सिर्फ एक हरकत करने पर अगला अदद हासिल होता है, इस अगले अदद को जानशीन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, अददी पट्टी पर दाहिनी तरफ सिर्फ एक हरकत करनी है, तो तब हमें क्या हासिल होता है? दिए गए अदद का जानशीन हासिल होता है। चलिए हम अददी पट्टी की मदद से दिए गए आदात के जानशीन मालूम करेंगे। पहला अदद जो है 3 है। 3 का जानशीन क्या होगा देखेंगे। अददी पट्टी पर जब हम दाहिनी तरफ एक हरकत करते हैं तो हम कहाँ पर पहुँचते हैं? 4 पर, यानी कि 4 जो है अदद 3 का जानशीन है। 4 जो है 3 का जानशीन कहलाता है। अगला अदद है 7। 7 से दाहिनी तरफ सिर्फ एक हरकत करनी है। जब हम 7 से दाहिनी तरफ सिर्फ एक हरकत करेंगे तो हम पहुँचेंगे कहाँ पर? 8 पर। तो इस तरह से 8 क्या है? 7 का जानशीन कहलाता है। अगला अदद हमारा -5 है। अददी पट्टी पर -5 से हम दाहिनी तरफ एक हरकत लेंगे तो हमें हासिल होगा -4। -4 जो है -5 का जानशीन कहलाता है। अगला अदद है हमारा -2। -2 से हम दाहिनी तरफ एक हरकत करेंगे तो हम पहुँचेंगे -1 पर। -1 जो है -2 का जानशीन कहलाता है। तलबा आप यहाँ पर सोच रहे होंगे
अदद 3 का जानशीन 4 है, 7 का जानशीन 8 है, यानी कि 3 से एक अदद बड़ा जानशीन 4 है, 7 से एक अदद बड़ा जानशीन 8 है। तो -5 का जानशीन -6 होना चाहिए और -2 का जानशीन -3 होना चाहिए। ये गलत है क्योंकि मनफी आदाद जो होते हैं मुस्बत आदाद के उल्टे होते हैं। -5 से एक बड़ा जो है -4 है। अगर हम मुस्बत 5 और मुस्बत 4 की बात करेंगे तो मुस्बत 5 बड़ा होगा मुस्बत 4 से और मुस्बत 4 छोटा होगा मुस्बत 5 से। वही 5 के साथ मनफी होगी अलामत और 4 के साथ मनफी होगी अलामत, तो -4 बड़ा हो जाएगा और -5 छोटा हो जाएगा। तो इसलिए -5 का जानशीन जो है -4 है, यानी कि -5 से एक अदद बड़ा है। इसी तरह से -2 से एक अदद बड़ा -1 है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको मनफी आदाद जो होते हैं मुस्बत आदाद के उल्टे होते हैं, बरअक्स होते हैं। मुस्बत 1 और मुस्बत 2 को लेंगे तो मुस्बत 2 बड़ा होगा मुस्बत 1 छोटा होगा। अगरचे हम वही -1 -2 लेंगे तो -1 बड़ा हो जाएगा और -2 छोटा हो जाएगा। इस तरह से -1 -2 से एक अदद बड़ा है, यानी कि वो -2 का जानशीन है। तो चलिए आप 8 का जानशीन बतलाइएगा क्या आएगा। जी हाँ, 8 का जानशीन 9 होगा और सिफर का जानशीन यानी कि सिफर से दाहिनी तरफ एक हरकत करने पर हम कहाँ पर पहुँचेंगे। जी हाँ, 1 पर, यानी कि सिफर का जानशीन जो होगा 1 होगा। उम्मीद करती हूँ कि तलबा आपको जानशीन किसे कहते हैं और कैसे मालूम किया जाता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेशरो, पेशरो किसे कहेंगे। अददी पट्टी पर बाईं तरफ एक हरकत की जाए तो पिछला अदद हासिल होता है, इस पिछले अदद को पेशरो कहते हैं। तो अददी पट्टी पर हमें यहाँ पर बाईं तरफ हरकत करनी है, ये बात आपको याद रखना है। जानशीन के लिए हमें दाहिनी तरफ हरकत करनी होती है और पेशरो मालूम करने के लिए हमें बाईं तरफ हरकत करनी होती है, वो भी सिर्फ एक हरकत। तो बाईं तरफ हम अददी पट्टी पर एक हरकत करेंगे तो हमें हासिल होने वाला अदद पेशरो कहलाएगा। तो चलिए अददी पट्टी की मदद से हम मालूम करेंगे चंद आदाद के पेशरो। अददी पट्टी पर 8 से हम बाएं तरफ सिर्फ एक हरकत करेंगे तो हम पहुंचते हैं 7 पर। 7 जो है 8 का पेशरो कहलाता है। 5 का पेशरो क्या होगा। 5 से हम बाएं तरफ सिर्फ एक हरकत करेंगे तो हम पहुंचते हैं 4 पर। 4 5 का पेशरो कहलाता है। अगला अदद है हमारा -1। -1 का पेशरो क्या होगा। अददी पट्टी पर हम -1 से बाईं तरफ सिर्फ एक हरकत लेंगे तो हम पहुंचते हैं -2 पर। -2 क्या हो गया, -1 का पेशरो हो गया। -3 का पेशरो क्या होगा। -3 से बाएं तरफ सिर्फ एक हरकत लेना है तो हम पहुंचते हैं -4 पर। तो -3 का पेशरो क्या हो गया, -4। यहाँ पर भी वही बात आपके दिमाग में आ रही होगी, पेशरो यानी कि 8 से एक अदद छोटा। 7, 8 का पेशरो 7 है। 5 से एक अदद छोटा यानी कि 4। 4 जो है 5 का पेशरो है, एक अदद छोटा है। तो -1 का पेशरो क्या होना चाहिए, सिफर होना चाहिए, यानी कि एक अदद छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर -2 पेशरो आ रहा है, ऐसा क्यों। अभी मैंने समझाया आपको, मनफी आदाद जो होते हैं मुस्बत आदाद के बरक्स या उल्टे होते हैं। जब हम मुस्बत 2 और मुस्बत 1 को लेंगे तो मुस्बत 2 बड़ा होगा और मुस्बत 1 2 से एक अदद छोटा होगा। लेकिन मनफी आदाद में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। -1 बड़ा हो जाता है और -2 -1 से एक अदद छोटा हो जाता है। तो ये -2 जो है -1 से एक अदद छोटा है, जो कि -1 का पेशरो है। अगला अदद क्या है, -3 है। -3 का पेशरो -4 है, यानी कि वो एक अदद छोटा है, किससे, -3 से। तो चलिए तलबा, 10 का पेशरो क्या होगा, एक अदद छोटा। जी हाँ, 9 होगा। सिफर का पेशरो क्या होगा, जी हाँ, -1 होगा। तो इस तरह से पेशरो को मालूम किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सही आदाद का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ पर इस्तेमाल होता है,
मैं आपको समझाने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक तस्वीर है। इस तस्वीर में एक इमारत है। इमारत की चंद मंजिलें ज़मीनी सतह और ज़मीनी सतह से ऊपर हैं और एक मंजिल जो है ज़मीनी सतह से नीचे है। तो तलबा जब हम सही आदत का इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीनी सतह को सिफर से ज़ाहिर करते हैं और ज़मीनी सतह पर जो मंजिल बनी होती है उस मंजिल को सिफर से ज़ाहिर किया जाता है और उस मंजिल का नाम ग्राउंड फ्लोर या ज़मीनी मंजिल कहते हैं। ज़मीनी मंजिल या ग्राउंड फ्लोर पर जो बनी और एक मंजिल है उस मंजिल को हम मुस्बत 1 से ज़ाहिर करते हैं और उस मंजिल को पहली मंजिल कहते हैं। पहली मंजिल पर बनी हुई और एक मंजिल को हम मुस्बत 2 से ज़ाहिर करते हैं और उस मंजिल को हम दूसरी मंजिल कहते हैं। इस तरह से आगे भी। अब रही बात उस मंजिल की जो ज़मीनी सतह के नीचे है। ज़मीनी सतह से नीचे वाली मंजिल को हम -1 अदद से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि ज़मीनी सतह को सिफर से ज़ाहिर किया जाता है। ज़मीनी सतह से नीचे वाला हिस्सा जो होता है सिफर से नीचे वाला हिस्सा होता है। तो सिफर से नीचे वाले आदाद, सिफर से छोटे आदाद जो होते हैं मनफी आदाद होते हैं। इसलिए हम ज़मीनी सतह से नीचे वाली मंजिल को -1 से ज़ाहिर करते हैं और उस मंजिल को -1 मंजिल या -1st फ्लोर कहते हैं। तो रवि जो है कहाँ पर रहता है? -1 मंजिल में रहता है। तो चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। ये कश्मीर की वादी है। तलबा जैसे कि आपको पता है ऐसे इलाके जहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है वहाँ का दर्जे हरारत जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तो यहाँ पर इस कश्मीरी वादी का जो दर्जे हरारत बताया जा रहा है 0 से 12 डिग्री सेल्सियस कम बताया जा रहा है। तो 0 से 12 डिग्री सेल्सियस कम यानी कि 0 से छोटा। तो हम 0 से छोटे आदाद को कैसे ज़ाहिर करेंगे? मनफी अलामत से ज़ाहिर करेंगे या मनफी सही आदाद से ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ इस कश्मीर वादी का दर्जे हरारत जो है -12 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि वो 0 से 12 डिग्री सेल्सियस कम है। कम रहने की वजह से हम -12 डिग्री सेल्सियस से ज़ाहिर करते हैं। तो चलिए तलबा अगली तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं आप? व्हेल मछली है जो समंदरी सतह से नीचे 5 मीटर की गहराई में मौजूद है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सतह ज़मीन के इलाके को मुस्बत आदाद से ज़ाहिर किया जाता है, उसी तरह से सतह समंदर के ऊपर वाले इलाके को मुस्बत आदाद से ज़ाहिर किया जाता है और सतह समंदर से नीचे वाले हिस्से को मनफी आदाद से ज़ाहिर किया जाता है। व्हेल मछली जो है समंदरी सतह से नीचे 5 मीटर की गहराई में तैर रही है। नीचे का मतलब 0 से कम। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? -5। व्हेल मछली जो है -5 मीटर गहराई में है। तो इस तरह से तलबा सही आदाद का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अलामत मुस्बत और अलामत मनफी का इस्तेमाल। अलामत मुस्बत को इजाफ़ा, ज़्यादा, फ़ायदा या ऊंचाई को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अलामत मुस्बत का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे? इजाफ़े को, ज़्यादा को, फ़ायदे को या ऊंचाई को ज़ाहिर करने के लिए करेंगे। मसलन दुकानदार को 150 रुपयों का फ़ायदा हुआ है। दुकानदार को क्या हुआ है? 150 रुपयों का फ़ायदा हुआ है। तो फ़ायदे को ज़ाहिर करने के लिए हमें किस अलामत का इस्तेमाल करना होगा? मुस्बत का। तो हम 150 के साथ मुस्बत अलामत लेंगे, मुस्बत 150। मुस्बत अलामत से ये बात ज़ाहिर होती है कि 150 जो है दुकानदार को फ़ायदा हुआ है। चलिए अगली मिसाल देखते हैं। 200 रुपये जमा करना। तो 200 रुपयों को क्या किया जा रहा है? जमा किया जा रहा है। जमा करना मतलब हमारी जमाशुदा रकम में 200 रुपयों का क्या होगा? इजाफ़ा होगा। तो इजाफ़े को भी हम किस अलामत से ज़ाहिर करते हैं? मुस्बत अलामत से ज़ाहिर करते हैं। मुस्बत अलामत से ज़ाहिर करना होता है। तो हम 200 के साथ मुस्बत अलामत ले लेंगे। मुस्बत 200 का मतलब ये होगा कि हमने 200 रुपये जमा किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलामत मनफी का इस्तेमाल। अलामत मनफी को नुकसान, कमी, निकालना या नीचे को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अलामत मनफी को हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? नुकसान, कमी, निकालना या नीचे को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मसलन दुकानदार को 100 रुपयों का नुकसान हुआ है। दुकानदार को 100 रुपयों का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो नुकसान को ज़ाहिर करने के लिए हमें किस अलामत का इस्तेमाल करना है? मनफी अलामत का।
तो 100 के साथ कौन सी अलामत जाएगी? मनफी की अलामत। मनफी अलामत से ये बात साफ ज़ाहिर हो जाएगी कि वहाँ पर क्या है? नुकसान हुआ है, 100 रुपयों का नुकसान हुआ है दुकानदार को। चलिए अगली मिसाल देखते हैं। सिफर से 5 कम। सिफर से 5 कम यानी कि सिफर से 5 छोटा है। तो सिफर से छोटे जो भी आदाद हैं वो मनफी आदाद होते हैं, या कमी को हम मनफी अलामत से ज़ाहिर करते हैं, इसीलिए 5 के साथ जो है मनफी अलामत जाएगी मनफी 5। का मतलब हो गया है कि सिफर से 5 कम है। तो चलिए तलबा अलामत मुस्बत और अलामत मनफी के इस्तेमालात पर मुश्किल सवालात हल करेंगे। मुनासिब अलामत का इस्तेमाल करते हुए दर्जे झेल को ज़ाहिर कीजिए। पहला सवाल है गुलक से 200 रुपये निकालना। गुलक में जो होता है जमाशुदा रकम होती है। जब हम अपने गुलक से 200 रुपये निकालते हैं तो हमारी जमाशुदा रकम में 200 रुपये की क्या हो जाती है? कमी वाक़या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो कमी को ज़ाहिर करने के लिए हम किस अलामत का इस्तेमाल करना? तो कमी को ज़ाहिर करने के लिए हम किस अलामत का इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, मनफी अलामत का। तो 200 के साथ क्या जाएगी? मनफी अलामत जाएगी। मनफी 200 का मतलब हो गया है कि गुलक से हमने 200 रुपये निकाले हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। 5 किलोग्राम वज़न में इजाफ़ा। 5 किलोग्राम वज़न में क्या हुआ है? इजाफ़ा हुआ है। तो इजाफ़े को ज़ाहिर करने के लिए हमें क्या करना है? मुस्बत अलामत का इस्तेमाल करना है। तो 5 किलोग्राम में इजाफ़ा हुआ है, इसीलिए 5 के साथ मुस्बत अलामत जाएगी। मुस्बत अलामत से ये बात ज़ाहिर होती है कि 5 किलोग्राम में क्या हुआ है? इजाफ़ा हुआ है। तो यहाँ पर नोट है, गौर से समझिएगा। अलामत मुस्बत जो होती है अलामत मनफी का उल्टा होती है, यानी कि नफ़ा और फ़ायदे को या इजाफ़े को ज़ाहिर करने के लिए मुस्बत अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बरक्स या उल्टा कमी को, नुकसान को अलामत मनफी से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर हमें चंद बातें याद रखिए। आमदनी को मुस्बत अलामत से ज़ाहिर करेंगे, ख़र्च को मनफी अलामत से ज़ाहिर करेंगे, सतह समंदर या सतह ज़मीन से ऊंची जगहों को मुस्बत अलामत से ज़ाहिर करेंगे, सतह समंदर या सतह ज़मीन से नीचे वाली जगहों को मनफी अलामत से ज़ाहिर करेंगे। दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो उसे हमें मनफी अलामत से ज़ाहिर करना होगा, यानी 60 डिग्री सेल्सियस 0 से कम है तो हम 7 को मनफी अलामत से ज़ाहिर करेंगे, मनफी 7 कहकर। चलिए तलबा आगे बढ़ते हैं। जमाई माकूस। जमाई माकूस किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। 2 मसावी आदाद, इनमें से एक मुस्बत अलामत और दूसरा मनफी अलामत रखता हो, वो दोनों बराबर हो जाते हैं 0 के। 2 मसावी आदाद, इनमें से एक मुस्बत और दूसरा मनफी हो तो 0 हासिल होता है, यानी 2 मसावी अदद, इनमें से एक मुस्बत अलामत रखता है और दूसरा मसावी अदद मनफी अलामत रखता है और दोनों बराबर हो जाते हैं 0 के। वैसे अदद को हम जमाई माकूस कहते हैं। मसलन 1 का मसावी अदद 1 होता है। जब 1 के साथ मुस्बत अलामत होगी तो 1 के मसावी दूसरे 1 के साथ मनफी अलामत होगी और इन दोनों को जमा किया जाएगा तो हमें क्या हासिल होगा? 0 हासिल होगा, यानी मुस्बत 1 और मनफी 1 बराबर होंगे 0 के। अगली मिसाल देखेंगे। 2 का मसावी अदद 2 होगा। 1 2 के साथ मुस्बत जाएगी अलामत तो दूसरे 2 के साथ मनफी जाएगी और वो दोनों बराबर होंगे 0 के, क्योंकि जमाई माकूस में ऐसे ही होता है। क्या होता है? 2 मसावी अदद जिनमें से एक अदद के साथ मुस्बत अलामत होगी तो दूसरे अदद के साथ मनफी होगी। 5 के साथ मुस्बत अलामत है और 5 के दूसरे मसावी अदद यानी कि 5 के साथ मनफी अलामत है, इन दोनों को जोड़ने पर हमें हासिल क्या होगा? 0 होगा। चलिए अगली मिसाल देखते हैं। मुस्बत 9 और मनफी 9। 9 और 9 2 मसावी अदद हैं। एक 9 के साथ मुस्बत अलामत है तो दूसरे 9 के साथ कौन सी अलामत होगी? मनफी अलामत होगी और वो दोनों बराबर होंगे 0 के। आदद की इस हालत को हम जमाई माकूस कहते हैं। तो चलिए तलबा जमाई माकूस मालूम करने पर हम मश्की सवालात हल करेंगे। दर्जे झेल के जमाई माकूस लिखिए। सवाल ए है मुस्बत 10। मुस्बत 10 का जमाई माकूस क्या होगा? जी हाँ, मनफी 10। जमाई माकूस जो होते हैं दरअसल 2 मसावी अदद होते हैं, जिनमें से एक अदद मुस्बत होगा तो उस अदद का मसावी अदद मनफी में होगा।
तो मुस्बत 10 का जमाई माकूस क्या होगा? मनफी 10 होगा। तो चलिए अगला सवाल हल करते हैं। मनफी 18, मनफी 18 का जमाई माकूस क्या होगा? जी हाँ, मुस्बत 18। जमाई माकूस यानी कि हमें ये बात याद रखनी है, दो मसावी अदद लेना है। 18 का मसावी अदद 18 होगा, जब वो मनफी 18 होगा तो उसका जमाई माकूस क्या होगा? मुस्बत 18 होगा। तो चलिए तलबा, आज हमने क्या सीखा उसका अदा करेंगे। सिफ़र का तारुफ, सिफ़र के माने सीखे हमने। सही आदात का तारुफ, जानशीन और पेशरो। सही आदात का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन हालात में किया जाता है उस बात को हमने समझा। और हमने क्या सीखा? जमाई माकूस को होमवर्क दे रही हूँ, जल्दी से होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा। सवाल 1 है, ज़ेल के जानशीन और पेशरो लिखिए। सवाल A, B, C के हमें जानशीन और पेशरो दोनों लिखने हैं। अगला सवाल है, मुनासिब अलामत का इस्तेमाल करते हुए दर्जे ज़ेल जदवल को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर अशिया के नाम दिए गए हैं। अशिया की फ़रोख्त पर नफ़ा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। तो नफ़ा और नुकसान को देते हुए आखिरी जदवल में क्या करना है? हमें मुनासिब अलामत से ज़ाहिर करना है। चलिए होमवर्क लिख लीजिएगा जल्दी से। तो आज की क्लास यहीं पर मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफ़िज़।